नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो ये तनाव बढ़ता जा रहा है उस पर, और हम देखेंगे कि 22 जून 2025 तक क्या स्थिति है। जी। हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये देश आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। हाँ, और आगे क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं हाल की कुछ बड़ी घटनाओं से। इजराइल ने ईरान के अंदर काफी हमले किए हैं। बिल्कुल। और ये हमले सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, काफी अंदर तक हुए हैं। सीनियर ईरानी कमांडर मारे गए हैं। सईदजादी बहनाम शरियारी का नाम आया है। अच्छा। हाँ, और साथ ही उनकी एयर डिफेंस, परमाणु ठिकानों के आसपास और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। तो ये दिखाता है कि इजराइल अब एक कदम आगे बढ़कर ईरान की जो कैपेबिलिटी है उसे ही कमजोर कर रहा है। सीधी सी बात है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर, फॉइडो, नतांज, इस्फहान। हाँ, वो खबरें आई थी जी, उन पर बड़े हवाई हमले किए थे। इसमें बंकर बस्टर बॉम्ब, स्टेल्थ बॉम्बर, टोमाहॉक मिसाइलें सब इस्तेमाल हुआ था। ये सीधे सीधे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला था। जाहिर है ईरान ने भी इसका जवाब दिया होगा। बिल्कुल। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ड्रोन्स भेजे, और सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं, सिविलियन इलाकों को, यहां तक कि सुनने में आया है अस्पतालों को भी निशाना बनाया। हताहतों की भी खबरें हैं। ओह, और ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, कुछ और धमकियां भी दी हैं। हाँ, उन्होंने संकेत दिया है कि जो भी जहाज इजराइल को सैन्य मदद पहुंचाएंगे वो उन्हें भी निशाना बना सकते हैं, और अमेरिकियों को भी वैध लक्ष्य कहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका असर तो फिर पूरी दुनिया पर पड़ रहा होगा। तेल की कीमतें। बिल्कुल, तेल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। WTI क्रूड जून में ही लगभग 20% बढ़ गया। डर ये है कि हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य, जहां से बहुत सारा तेल गुजरता है, वहां कोई बाधा ना आ जाए। और डिप्लोमेसी का क्या? UN, यूरोपियन यूनियन, ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, अपीलें तो हो रही हैं जेनेवा में, UK, जर्मनी, फ्रांस, ईरान से मिले भी। लेकिन सच ये कि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही है, कूटनीति का असर कम होता जा रहा है। वो हाशिए पर है अभी। और एक बात आपने कही, अमेरिका का रोल वो बदल रहा है। पहले वो शायद पीछे से मदद करते थे, अब? हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं दे रहा, बल्कि कुछ मामलों में सीधी सैन्य भागीदारी की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, तो ये सब देखते हुए इन देशों के असली मकसद क्या हैं? इजराइल क्या चाहता है आखिर? इजराइल का मेन फोकस है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, और उसकी जो मिलिट्री ताकत है, खासकर मिसाइल और ड्रोन वाली, उसे पहले ही खत्म कर देना। वो ईरान की हमला करने की ताकत को पंगु बनाना चाहते हैं, ना कि कोई जमीन कब्जाना। ओके, और अमेरिका का क्या एजेंडा है, खासकर जो पिछला प्रशासन था? उनका भी लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही था। वो मानते थे कि ईरान पर जबरदस्त दबाव बनाकर ही उसे ऐसी शर्तों पर लाया जा सकता है जो अमेरिका के हित में हो। इसीलिए फोर्डो जैसी जो बहुत मजबूत, गहरी बनी फैसिलिटीज हैं, उनको निशाना बनाया गया। और ईरान, वो इस सब में क्या हासिल करना चाहता है? ईरान के लिए ये अपनी इज्जत बचाने, अपनी ताकत दिखाने का सवाल है। वो जवाबी कार्रवाई करना चाहता है। साथ ही वो अपना परमाणु कार्यक्रम भी किसी न किसी तरह जारी रखना चाहता है। और हाँ, उसके जो सहयोगी गुट हैं, हिजबुल्ला, हूती, इराकी मिलिशिया, उनके जरिए भी वो अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। तो सबके अपने अपने लक्ष्य हैं और वो टकरा रहे हैं। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, आगे क्या होगा? क्या लगता है सबसे ज्यादा संभावना किस चीज की है? देखिए, हमारे विश्लेषण के हिसाब से सबसे ज्यादा संभावना करीब 50% एक ऐसे प्रॉक्सी युद्ध की है जिसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो। प्रॉक्सी युद्ध मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां मुख्य देश सीधे आमने सामने बड़ी जंग से बचते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों यानी प्रॉक्सीज के जरिए या फिर छोटे मोटे हमलों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इजराइल और अमेरिका ईरान के अंदर या उसके सहयोगियों पर लक्षित हमले करते रहेंगे। और ईरान जवाब में मिसाइलें दागेगा, ड्रोन भेजेगा, साइबर हमले करेगा और अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करेगा इजरायली या अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए। ये एक तरह का हिंसक लेकिन कंट्रोल्ड बैलेंस होगा। खतरनाक जरूर होगा। ये तो हुई 50% संभावना। बाकी क्या हो सकता है मोटे तौर पर? बाकी संभावनाओं में है एक पूरी तरह से रीजनल वॉर छिड़ जाए, मतलब सब देश कूद पड़े। इसकी संभावना कम है, करीब 15%। या फिर कोई सीमित सीज फायर हो जाए और बातचीत शुरू हो, इसकी संभावना करीब 20% है। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि ईरान थोड़ा पीछे हटे और बातचीत के लिए तैयार हो जाए, शायद 10% संभावना। और सबसे कम संभावना पर खतरनाक ये है कि ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने की तरफ ही बढ़ जाए, करीब 5%। तो अगर हम
उस सबसे संभावित रास्ते पर चलें, यानी प्रॉक्सी वॉर, तो अगले कुछ महीनों या साल भर में क्या देखने को मिल सकता है? अगले 1 से 3 महीनों में तो लगता है कि ये मिलिट्री एक्शन, हमले, जवाबी हमले, ये सब तेजी से जारी रहेंगे, हाई इंटेंसिटी रहेगी। फिर शायद 3 से 6 महीने के बीच डिप्लोमेटिक कोशिशें थोड़ी तेज हों, हो सकता है कोई आधा अधूरा, मतलब आंशिक सीजफायर हो जाए, शायद परमाणु ठिकानों पर हमले रुकें या कुछ प्रॉक्सी मोर्चों पर शांति हो। लेकिन ये बहुत नाजुक होगा और ईरान शायद चोरी छिपे अपना काम जारी रखे। और उसके बाद 6 महीने से साल भर या उससे ज्यादा के समय में तब शायद एक कह सकते हैं कि तनावपूर्ण लेकिन सेमी स्टेबल स्थिति बन जाए। मतलब एक्टिव लड़ाई नहीं, पर माहौल बिल्कुल तनाव वाला। ईरान शायद अपनी परमाणु सुविधाओं को और फैला देगा और छिपाएगा, अपने प्रॉक्सी गुटों को फिर से मजबूत करेगा। और इजराइल और अमेरिका, वो लगातार निगरानी रखेंगे। उनकी मुद्रा यही रहेगी कि जरूरत पड़ते ही तुरंत हमला कर सके। ये एक तरह का मिडिल ईस्ट का नया कोल्ड वॉर बन सकता है, जहां कभी भी किसी भी वक्त संकट फिर से गहरा सकता है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा में देरी जरूर होगी, पर वो खत्म नहीं होगी। तो मतलब जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि ये एक लंबा चलने वाला, नियंत्रित रखने की कोशिश वाला, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक संघर्ष होने वाला है। इसमें सीधे हमले भी होंगे, प्रॉक्सी लड़ाई भी होगी और शायद अस्थिर सीजफायर भी। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम धीमा तो पड़ेगा, पर रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही। और इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट, अर्थव्यवस्था, सब पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका का ध्यान शायद दुनिया के दूसरे हिस्सों से हटकर यहां ज्यादा लग जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी, परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले। हाँ, ये बहुत गंभीर है। जो परमाणु अप्रसार के नियम बने हैं, ये हमले उन नियमों को कमजोर कर सकते हैं और इससे मध्य पूर्व में जो गठजोड़ हैं वो बदल सकते हैं। शायद रूस और चीन जैसी ताकतों को यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने का और मौका मिल जाए। वाकई ये बहुत ही जटिल और चिंताजनक स्थिति है। अच्छा, श्रोताओं के लिए जाते जाते एक सवाल छोड़ते हैं। ये जो अब परमाणु स्थलों पर सीधे हमले हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये भविष्य में परमाणु अप्रसार संधि के नियमों को हमेशा के लिए बदल देगा? और क्या ये दूसरे देशों को भी गुप्त रूप से परमाणु क्षमता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? सोचने वाली बात है।